नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें कौन सी हैं, इन पर नजर डालेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल युद्ध स्मारक में जाबाज सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कहा, लद्दाख हो या जम्मू कश्मीर, विकास के रास्ते आने वाली हर चुनौती का भारत देगा मुंहतोड़ जवाब। लद्दाख में 15,800 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिलान्यास। कहा, चिंकुला सुरंग के बनने से लद्दाख की बढ़ेगी आर्थिक और सामाजिक ताकत। कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी सांसदों का संसद भवन परिसर में प्रदर्शन। एमयूडीए और वाल्मीकि नगर घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से इस्तीफे की मांग। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। कहा, यात्रियों की शिकायतों पर दिए गए निर्देश किसी खास मजहब के लिए नहीं, बल्कि सभी धर्म के लोगों के लिए। आज सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी का है आरोप। महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। जीत के सिलसिले को बरकरार रखने उतरेगी गत विजेता टीम इंडिया। और पेरिस में सीन नदी के किनारे ओलंपिक 2024 की औपचारिक शुरुआत आज। 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी प्रतियोगिता में होंगे शामिल। 117 भारतीय खिलाड़ी भी 16 खेलों में पेश करेंगे चुनौती। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कारगिल विजय दिवस की। कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। द्रास में बने कारगिल युद्ध स्मारक स्थल पर उन्होंने पुष्पचक्र अर्पित किया। घुसपैठियों के भेष में द्रास और पटाल कारगिल तुर्तुक की पहाड़ियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पड़े थे। साल 1999 में भारत के वीर जवानों ने अपने रणकौशल, अदम्य साहस और पराक्रम से पराजित किया था। बर्फीली चोटियों में घुसकर बैठे कायर पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय सेना ने चुन चुन कर खदेड़ दिया। पूरे 84 दिन बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने घोषणा की थी कि पूरे क्षेत्र को दुश्मनों से मुक्त करा लिया गया है। उस वक्त एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की नीति को एक बार फिर चेताया और स्पष्ट किया कि भारत सक्षमता से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सीमा क्षेत्र में इंफ्रा और कनेक्टिविटी मिशन को बढ़ावा देते हुए चिंकुला सुरंग निर्माण कार्य भी शुरू किया। उन्होंने शिलान्यास और निर्माण का प्रथम विस्फोट किया। ये सुरंग आर्थिक और रणनीतिक सैन्य महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
सेना में रिफॉर्म को लेकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनके लिए दल से बड़ा देश, राजनीति से बड़ी राष्ट्र नीति है। उन्होंने अग्निपथ स्कीम को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और अफवाह पर करारा हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। तो सीधे तौर पर एक संदेश यहाँ प्रधानमंत्री ने दिया कि हमें राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र नीति पर काम करना चाहिए और उसके लिए लगातार वो प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर कारगिल युद्ध के नायकों को पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कारगिल दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश शहीदों को नमन कर रहा है। इस बेहद खास मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कांग्रेस के राज में सिर्फ घोटाले होते थे, जबकि भाजपा हमेशा राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम के सिद्धांत पर चलती है। आज ऐतिहासिक कारगिल विजय दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हिस्टोरिक थर्ड टर्म में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में डिफेंस में बड़े रिफॉर्म्स किए हैं, उस रिफॉर्म्स का आज रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मैं आपके सामने 3 विषय रखूंगा। डिफेंस के प्रोडक्शन में पिछले 10 वर्षों में आत्मनिर्भर हुआ है भारत। करीब 70% के आसपास हमारा जो रिक्वायरमेंट है डिफेंस का, वो आज भारत में ही बनता है। भारत में डिफेंस का प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आप सबने देखा डिफेंस के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनका वैल्यूएशन आज एक बहुत हाई वैल्यूएशन पहुंचा है। और सबसे बड़े गौरव की बात है कि भारत में बने डिफेंस उपकरण आज 80 देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। करीब 25,000 करोड़ से ज़्यादा के एक्सपोर्ट्स डिफेंस के हो गए हैं। आप याद कीजिए 10 वर्ष पहले परिस्थितियां ऐसी थी कि बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए भी बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज भारत आत्मनिर्भर है। साथ ही साथ डिज़ाइन में भी लीडरशिप ली है भारत ने।
350 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। अपने भारत का स्वयं के डिज़ाइंस के इक्विपमेंट, इवन आर्टिलरी गन जैसी चीज़ें आज भारत में खुद में डिज़ाइन होके उपयोग में आ रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है। दूसरा विषय रखूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। आपकी याद कीजिए, कांग्रेस के समय परिस्थिति ऐसी थी कि वहाँ डिफेंस मिनिस्टर बोलते थे कि सड़कें नहीं बनानी चाहिए, ऐसी हालत थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बॉर्डर एरियाज़ में 6,800 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर रोड्स बनाई है। हमारी सेनाओं के लिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ की व्यवस्था की है। तीसरा विषय रखूँगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए हैं। पहला CDS, जो बहुत लंबे समय से डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में एक इंटीग्रेशन के लिए CDS की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी, वो इस्टेब्लिश किया। थिएटराइजेशन की युद्ध की जो परिस्थितियां हैं उसमें किस तरह से तीनों की तीनों विंग्स एक यूनाइटेड वे में कर सके काम, उसके लिए थिएटराइजेशन किया। अगर हम डिफेंस की बात करें, भारत की रक्षा की सुरक्षा की बात करें, कांग्रेस के समय में केवल स्कैम्स होते थे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के सिद्धांत पे चलती है। राष्ट्र प्रथम और हमेशा प्रथम के सिद्धांत पर चलती है, ये कहना अश्विनी वैष्णव का, और लगातार हम देख भी रहे हैं उसकी बानगी। वहीं कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया है। 2 मिनट 9 सेकंड के इस वीडियो में कारगिल विजय की संपूर्ण शौर्य गाथा के मनोरम और भावुक कर देने वाले दृश्य हैं। भारतीय वायुसेना के इस पोस्ट को कुछ ही मिनटों में हजारों भारतीयों ने नमन किया है। कारगिल युद्ध के कवरेज के दौरान दूरदर्शन ने न सिर्फ लाइन ऑफ फायर पर खड़े होकर युद्ध की लाइव कवरेज की थी, बल्कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करते हुए दुनिया के सामने भारत के पक्ष को सबूतों के साथ मजबूती से रखा। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमियों में से एक करगिल में आज से 25 वर्ष पहले जब भारतीय सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब दे रहे थे, तब दूरदर्शन की निगाहों से ही देश ने पहली बार अपने सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को सजीव ढंग से देखा था। करगिल का युद्ध पारंपरिक युद्धों से बिल्कुल जुदा था। इस युद्ध में दुश्मन पहाड़ की चोटियों पर बैठा था और भारतीय सैनिक पहाड़ की तलहटी से उन पर चढ़ाई कर रहे थे। कुछ हद तक मध्यकालीन युद्धों की तरह दुर्ग पर चढ़ाई करने की रणनीति की तरह भारतीय सैनिकों की टुकड़ियों ने एक एक कर सभी पहाड़ी चोटियों पर फतह हासिल करते हुए पाकिस्तान को पराजय का स्वाद चखाया। दूरदर्शन संवाददाता रुद्रनाथ सान्याल उन चुनिंदा पत्रकारों में शुमार हैं जो सबसे पहले करगिल पहुंचे थे। वे याद करते हुए बताते हैं कि करगिल का युद्ध सबसे भीषण तो था ही, लेकिन इसी युद्ध ने भारतीय सैनिकों की क्षमता और दक्षता का परिचय दुनिया को फिर से दिखाया। भारतीय सैनिकों ने दिखा दिया कि वे हर मुश्किल परिस्थिति में डटकर मुकाबला कर सकते हैं। It was not a full-fledged war. It was not a maneuver war as wars are supposed to be. It was an interdiction warfare. Now, what is an interdiction war? Interdiction war is like the kind of war that used to be fought in the 18th century or even in the medieval times, where you had to capture a fort. So when you have to capture a fort, then you have to lose lives. So we couldn't actually cross the international border. We could, but India chose not to. India was fighting this war or operation along the line of control. And the Pakistanis had violated that in winter, occupied the peaks, which was supposed to be unoccupied, and then when summer, the snow melted, they took advantage of it, and from that height, they took the advantage and they started firing artillery shots at the Indian Army and the rest of the population. जून 1999 में करगिल अभियान ने यह भी दिखाया कि कैसे पाकिस्तान के मनोवैज्ञानिक हमलों को भारतीय सेना के त्वरित और साहसी पलटवारों ने पूर्ण रूप से विफल कर दिया।
इसी के साथ दूरदर्शन ने भी अपनी कवरेज से साबित कर दिया कि ऑपरेशन विजय फुल फ्लेज मैन्यूवर वॉर नहीं था, बल्कि इंटरडिक्शन वॉरफेयर का उदाहरण था, जहां भारतीय सेना को एक पहाड़ नहीं बल्कि ढेर सारी पहाड़ियों पर चढ़कर जीत हासिल करनी थी। दूरदर्शन जब पहुंचा, वो जाके कारगिल जाके देखा, फिर वापस आए हम लोग। द्रास जो सीन ऑफ एक्शन है, केवल द्रास पंद्रास नहीं था, और भी जगह था वो, जैसे कि बटालिक सेक्टर, फिर आपका मॉस्को वैली, वो सब भी था। तो उसी रेट में जो हम देख के गए थे, यार ये तो शेल तो एकदम ऊपर से जा रहा है पूरा, तो वहाँ जाके हम लोग करके वो समझाया। और ये कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री खुद, उनके वहाँ से फ़ोन आया जब हम लोग आए वहाँ वापस, तो हमें बुलाया गया। उन्होंने बोला बहुत अच्छा कवरेज हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि दूरदर्शन आके समझाया वो, बिकॉज वो साइकोलॉजिकल ऑफिसर्स को ख़त्म कर दिया कि ये देखो ये तो इंटरडिक्शन वॉर है। अगर ये टाइगर, पहले दुनिया देखा कि टाइगर है क्या, टोलरिंग क्या है, 0.5410 क्या है, और वो जो हिल है, वो जो पीक है, वो तो पीक एक पीक नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे पीक्स क्रॉस करके छोटा छोटा हिलॉक्स होता है, हिल होता है, फिर वो चीज़, तो उसमें टाइम लगेगा। वो 2 दिन 3 दिन में नहीं होता है, बिकॉज एयर सपोर्ट था, आर्टिलरी सपोर्ट भयंकर था, तो बहुत एडवांटेज था। लेकिन हमारे ब्रेव सोल्जर्स को, जवानों को, यंग ऑफिसर्स को जाके अपना झंडा गाड़ना था, उसमें टाइम लगा, आज पाकिस्तान को हारना पड़ा। एक मीडिया संस्थान के रूप में दूरदर्शन के लिए करगिल में ऑपरेशन विजय की कवरेज एक बड़ी चुनौती थी। भारतीय सेना की तरह दूरदर्शन ने भी न सिर्फ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त किया, बल्कि दुनिया के सामने करगिल की सच्ची तस्वीर रखी। दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने ये खास रिपोर्ट में। वहीं अगर बात की जाए परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर संजय कुमार की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में सूबेदार मेजर संजय कुमार ने हमसे बात करके अपनी तमाम यादों को साझा किया। आज जब पूरा देश रजत जयंती मना रहा है, किस तरह के फीलिंग्स हैं, किस तरह के इमोशंस हैं? संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? परमवीर चक्र आपने हासिल किया, लड़ाई की क्या यादें हैं, अपने साथियों की क्या यादें? हर बार की तरह, जैसे कि आपने देखा होगा पहले वाली लड़ाइयों के बीच में, कि जब भी इंडियन आर्मी को कोई ऐसी चैलेंज मिला है तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है और उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। पाकिस्तान ना तो कल कभी इंडिया के आगे खड़ा हो पाया था और ना आगे हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ हम लोग जब वॉर के टाइम रहे हैं तो एक्सपीरियंस तो आप समझ सकते हैं कि ये पहाड़ियाँ रास्ते तक नहीं थे, आज यहाँ पे रोड हैं, तो हालात काफ़ी चेंज है। उस टाइम की टेक्नोलॉजी हम और आज की इंडियन आर्मी के पास टेक्नोलॉजी में बहुत दिन और रात का अंतर है, हमारा ट्रेनिंग में दिन और रात का अंतर है, तो बहुत ज़्यादा इंडियन आर्मी बहुत आगे निकल चुकी है। आज 99 अगर दोबारा से दोहराया जाए तो पाकिस्तान कहीं नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आज जब हम इस दिन को मना रहे हैं, आप के पास क्या वो याद है जो आप रोज उसको जीते हैं? देखिए, ऐसा वॉर के बीच में जो भी दिन आप बिताते हैं वो हर दिन एक यादगार है, क्योंकि वॉर के बीच में किसको पता नहीं है कि अगला पल कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। आपके साथ वाले जब डेथ हो रहे हैं और आप उस वॉर के बीच में एक जो इसको बोलते हैं ना, जो प्रेशर जो झेलते हैं हर दिन का, वो बहुत मुश्किल रहता है। वो प्रेशर आपको यानी बहुत डीमोटिवेट भी करता है और मोटिवेट भी करता है। जब आपके जवान, आपके कमांडर, आपके जो सीनियर आपको मोटिवेट करते हैं कि आपका टास्क क्या है, आपको उसके बारे में, जब हम वो इसको बोलते हैं नाम नमक और निशान के लिए लड़ते हैं, तो वहाँ फिर वो जो डीमोटिवेशन वाला जो फैक्टर है वो सब खत्म हो जाता है। अभी हमारा एक परिवार का हिस्सा थे और वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे।
हमेशा दिल में रहेंगे, हमेशा दिल में रहेगी वो यादें, किस तरह से भारत की फौज ने नामुमकिन को मुमकिन में बदला। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, कारगिल। तो अपनी जो महत्वपूर्ण यादें थी उनको साझा ही कर रहे थे। फिलहाल अगर बात की जाए कारगिल युद्ध में जीत का हिस्सा रहे सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव की, उन्होंने उस दौरान की कहानी को याद करते हुए डीडी न्यूज़ से खास बातचीत की। बात करेंगे और याद ताज़ा करेंगे उन लम्हों की जो इन्होंने चोटियों पर लड़ी। आज किस तरह की फीलिंग है? रजत जयंती हम मना रहे हैं। बिल्कुल, आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि इन पहाड़ियों के ऊपर हिंदुस्तान के सैनिकों ने जो लहू से अपने हिंदुस्तान की जीत का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा, आज उसकी रजत जयंती है और हम पूरा देश बड़े फक्र के साथ, गर्व के साथ इस तिरंगे को लहराता हुआ देख पा रहा है। तो ये हर एक सैनिक के लिए, हर हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। योगेंद्र जी, हर बार आपसे ये सवाल पूछा जाता है और हर बार आपका ये जवाब होता है कि फौजी जब जाता है तो वो देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए जाता है। आज कुछ ऐसे साथी जिनका आप नाम लेना चाहें, जिनकी याद में आज भी आपकी आंखें नम हो जाती हैं? बिल्कुल, मेरे वो 6 साथी जो टाइगर हिल के ऊपर हम 5 घंटे तक लड़ते रहे, हवलदार मदन, नायक नरेश, ग्रेनेडियर अनंतराम, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव और ऐसे ही कई और जो साथी थे जो यहाँ से लौट करके नहीं आए, और जब उनकी याद आती है तो आंखें तो नम होनी लाजमी है। आज आप क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं उनको सल्यूट करना चाहूँगा कि उनकी बदौलत आज हिंदुस्तान की फौज और हिंदुस्तान का तिरंगा टाइगर हिल के ऊपर बड़े शान से लहरा रहा है। आंखें नम है लेकिन सीना चौड़ा है। ये है परमवीर चक्र योगेंद्र यादव और अपने साथियों को याद कर रहे हैं। जब देश मना रहा है रजत जयंती तो हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते जिन्होंने अपने प्राण इन्हीं चोटियों पर न्यौछावर कर दिए। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, कारगिल। तो आपने देखी कारगिल विजय दिवस पर कारगिल की जो शौर्य गाथा है। अब आइए खबरों में आगे भी बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्नाटक की, जहां कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ कर्नाटक के बीजेपी सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी MUDA और वाल्मीकि नगर घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग की। हमारे साथ है जगदीश सेठार जी। आज भारतीय जनता पार्टी ने संसद के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन किया। सर, क्या है ये मुद्दा जो स्कीम है वो क्या है? नो, इट इज SC/ST वाल्मीकि निगम का हगरण है। मोर देन 100 crores इन मिस अप्रोप्रिएशन इज देयर। इट वेंट बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गया। इसके लिए एंड फॉर दैट पर्पज देयर वाज ए डिबेट इन द असेंबली एंड वी इंसिस्टेड फॉर द CBI इंक्वायरी. And regarding Muda scam is concerned, that CM and his wife is benefited by taking a valuable sites in the Muda Mysore Development Authority. So both issues, it is 1,000 crores issue is there. For that purpose, we insisted for the CBI inquiry. Even by adjournment motion, our BJP MLAs motion moved in the assembly. It is rejected by the speaker. So, Chief Minister Siddaramaiah is avoiding his malified intention. It shows avoiding even debate in the assembly. कहा जा रहा है सर कि इसमें जो पिछड़ी जातियां हैं, आदिवासी जो अनुसूचित जाति है, SC कम्युनिटी, उनके फंड का पैसा था। Definitely, it is a taxpayers' money, and that money has to be more than 100 crores. That money has to be utilized for the welfare of the SC/ST people. It is misutilized by the people. So always CM is telling we are for the development of the SC/ST and we are spending the amount. But more than 100 crores amount has been misutilized by the Siddaramaiah government. ये थे जगदीश सेठार, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं कर्नाटक के, और उनका कहना है कि जो मुडा स्कैम है वो 100 करोड़ से ऊपर है और इसमें सिद्धारमैया जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी भी इन्वॉल्व हैं। कैमरामैन SP दुबे के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज़, दिल्ली।
तो देखिए आपने ये तमाम खबरें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको दिखाते हैं आज, क्योंकि कारगिल विजय दिवस की हम रजत जयंती मना रहे हैं और ऐसे में कुछ ऐसी खास तस्वीरें हैं जिनको देखकर ना सिर्फ अदम्य साहस और शौर्य से जो हमारा सीना है वो फूल जाता है, बल्कि किस तरीके से हमारे जो शूरवीर हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं और देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। आइए आप देखिए वो तस्वीरें इन वीडियो के जरिए।